गाड़ी को। आप सभी को नमस्कार। आज हम आपकी एक ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत कराएंगे जो चार चार भाषाओं के मर्मज्ञ हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं, रिसर्च में काफ़ी योगदान है, समाज की सेवा कर रहे हैं। हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर खजान सिंह गुलिया जी से, जो गवर्नमेंट कॉलेज से बतौर प्राचार्य सेवानिवृत्त हुए हैं। सर नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान में भावनाएं बहुत अहमियत रखती हैं। आपने देखा होगा संसद में 2 दिन पहले कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आज़ाद जी अपना सेवा कार्य पूरा करके जा रहे थे, तो उस मौके पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कुछ संस्मरण याद किए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद में गए थे तो आडवाणी जी ने उन्हें नरेंद्र भाई मोदी कहा तो वो एकदम से भावुक हो गए थे और तब भी उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उस संदर्भ में दूसरे आंसू जो अभी अभी हमें ताज़ा देखने को मिले हैं वो राकेश टिकैत जी के हैं, जो 28 तारीख की रात को कुछ एक सेकंड का वीडियो है मैंने देखा, और वो एक किसान की व्यथा को कहते हुए और अपने बुजुर्ग साथियों से बिछड़ने के दर्द से उसकी आंखों में आंसू आए। मैंने देखा फतेहाबाद जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, वहाँ से एक नौजवान किसान अपने बाल बच्चों को, छोटे छोटों को, अपनी बीवी को लेकर चल पड़ता है और कहता है मुझसे ये किसान के आंसू नहीं देखे जाते। ऐसा क्या है आंसुओं में? आंसू प्रधानमंत्री जी के भी थे, आंसू टिकैत जी के भी हैं। उन दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, दोनों का फ़र्क महसूस करना एक अलग बात है। फ़र्क क्या है असलियत में, वो एक अलग बात है। कई बार आंसू केवल दिखावे के लिए होते हैं, कई बार आंसू भावुकता जन्य होते हैं, कई बार दुख जनित आंसू भी होते हैं। खुशी में भी तो आंसू आते हैं। खुशी में आंसू आते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये खुशी के आंसू हैं। दुख के आंसू जो होते हैं वो भी स्पष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो केवल प्रदर्शन के लिए आंसू होते हैं वो भी बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि ये केवल प्रदर्शन के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। किंतु कई बार प्रदर्शन के साथ भावनाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन करने वाला आदमी भावना शून्य होता है, उसमें भावना होती है, लेकिन कई बार उसकी अतिशय रूप हमारे सम्मुख आ जाता है और हम समझ जाते हैं इसमें अतिशयता कितनी है और स्वाभाविकता कितनी है। तो ये निर्भर करता है स्थिति पर कि किस तरह के हालात में ऐसा हुआ है। जैसे आपने कहा कि एक आदमी है, एक सांसद है जो काफ़ी दिन तक देश सेवा करता रहा और जा रहा है, चाहे वो विरोधी स्वरों से भरा रहा हो, किंतु फिर भी उसके विरह को महसूस तो करता ही आदमी। और प्रधानमंत्री के जो आंसू हैं वो कुछ स्वाभाविक जरूर है, उसमें स्वाभाविकता है। मैं ऐसा समझता हूँ। आंसुओं को एकदम से बनावटी नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह सर, अगर भावनाओं की बात करें तो पिछले दिनों आंदोलन में एक लाठीचार्ज हुआ और उसमें से अगले दिन एक समाचार पत्र में, बल्कि सभी समाचार पत्रों में वो फोटो छपा। एक बुजुर्ग आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, सिख है वो, और सामने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक नौजवान है और उसके हाथ में डंडा है, और वो इतनी ज़ोर से और इस तरह से दिख रहा है जैसे उसकी कमर पर पड़ेगा तो शायद उसे सहन भी नहीं होगा। तो उसको देखकर ऐसा लगा कि ये कैसा लोकतंत्र बना लिया हमने, जिसमें किसान और जवान बिल्कुल आमने सामने आ गए। उस फोटो को कम से कम मुझे तो देखते वक्त बहुत तकलीफ हुई। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के? देखिए, जो जवान लाठी तान करके खड़ा है और मारने वाला है, वो अपने मन में उसके में हो सकता है कि उस किसान के प्रति या उस बुजुर्ग के प्रति एक दया भाव हो। वो आदेश मिले हुए हैं और उसे आदेशों का पालन करना पड़ता है। यदि वो बुजुर्ग किसी कानून की अवहेलना करता है, यदि किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो स्वाभाविक है कि जो आदेश दिए गए हैं वो ठीक है। किंतु फिर भी लाठी चलाने वाला आदमी सोचता तो है कि बुजुर्ग है, ये तो और हो सकता है कि बुजुर्ग किसी
बात से आहत होकर के नियमों का ऐसा उल्लंघन कर कर रहा रहा हो। है, तो उस समय इस बात थोड़ा को थोड़ा देख- मानवीय भाव हाँ, रखना थोड़ा चाहिए। मानवीय वही भाव वही डंडा जो कमर पे स्वाभाविक है उसे नीचे भी स्वाभाविक। मारा जा सकता है, थोड़ा आहिस्ता भी मारा जा हाँ, सकता तो है। उसमें स्वाभाविकतया ये भावना आई होगी कि बुजुर्ग के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी तरह- किंतु वो आदेशों से बंधा हुआ है। हाँ, तो उसकी भी मजबूरी हो हाँ, सकती है। तो आदेश देने वाले की गलती हो सकती है और लाठी चलाने वाले सर, की शायद इसी तरह से कई बार हम इतनी छोटी सी गलती की वजह से इतना गहरा घाव दे देते हैं बोलने में। मैं देख रहा था कहीं कि एक किसान अपने घर से निकला झंडा लेकर, और कुछ युवा खड़े थे सड़क पर। उसने पूछा, ताऊ कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया, भाई आंदोलन में जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, इसका मतलब आप भी गद्दारों के साथ हो, गद्दार हो? तो उस ताऊ ने कहा, क्या मतलब, मैं गद्दार कैसे हुआ? तो वो कहने लगे कि और नहीं तो क्या हो? तो उस किसान ने कहा कि क्या ये बात तुम सब जगह कह दोगे, किसी के सामने भी कह दोगे कि मैं गद्दार हूँ? तो बच्चों की बात समझ में नहीं आई, और ताऊ उनको अपने घर ले गया, और घर जाकर बैठक में एक तस्वीर के सामने खड़ा हो गया जो उसके शहीद बेटे की थी, और उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी। और उन बच्चों से कहा कि बेटा, अगर मुझे गद्दार कहने की हिम्मत रखते हो तो अब मेरे बेटे के सामने कहो जिसने देश के लिए बलिदान दिया है। तो उन युवाओं ने ये नहीं सोचा कि यूं ही किसी को, खासतौर पर किसान को गद्दार कह देना कितना गंभीर आरोप है। और किसान तो मैं समझता हूँ जिसका बेटा सरहद पर कुर्बानी देता है, उसके लिए तो कम से कम हमें इतने ओछे शब्द, चाहे जो भी है जिसने भी कहे, वो मुझे लगता है गलत है सर। तो युवाओं ने बहुत गलत किया एक छोटी सी बात को लेकर के कि ये किसानों के आंदोलन में जा रहा है हाँ, इसलिए बस- गद्दार बस- है। ये बस- क्या बात हाँ, है? इसका मतलब ये है कि वो पूर्वतः एक तरह से प्रेजुडिस थे, दिमाग bias तो लगाया ही नहीं उन्होंने। और उनके उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि किसान, हो सकता है किसानों का समर्थन करने जा रहा है तो एक अपनी उचित डिमांड के लिए, उचित मांग के समर्थन में जा रहा है, तो इसमें उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ आंदोलन में जाने से तो कोई सिर्फ गद्दार आंदोलन थोड़ा में ना जाने हो से जाता कोई गद्दार नहीं हो सकता। केवल सरकार का विरोध करने से कोई गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार वो होता है जो दिल में ये रखता है कि किसी तरह से इस देश का नुकसान हो जाए, उसी को कह किंतु सकते हो उसकी आप। भावनाएं जो है वो संतुष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल कई आदमी ऐसी भावनाएं लिए बैठे रहते हैं जो देश विरोधी होती है, वो देश विरोधी हो सकते हैं, किंतु ऐसा आदमी जो किसानों के आंदोलन में जा रहा है वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। वैसे और फिर उसने जाकर के अपने बेटे का दिखाया हाँ, चित्र, तो उससे, स्वाभाविक है कि वो युवक कन्विंस्ड हो गए होंगे, उनको विश्वास हो गया होगा ये ऐसा आदमी कभी नहीं, गद्दार नहीं हो बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। भ्रांत हो सकता है, कभी कभी आदमी, अच्छा आदमी भी भ्रांत हो जाता है, ये एक अलग बात है। हाँ, बिना सोचे समझे हम इस तरह का कई बार करते। एक सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि समाज हमारा विकास की तरफ है, प्रगति भी हो रही है, पर ये कैसा समय आ गया है, हम हर चीज़ को तंज की उसमें बोलते हैं, कभी हम व्यंग की उस भाषा बोलते हैं। मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का कोई प्रोग्राम था, उन्होंने इस बारे में पूछा, भाई सरकार जो 6,000 रुपये सालाना आपको मदद के रूप में देती है उसका आप क्या करते हो? तो किसान ने कहा कि सर मैं उसका अदरक की खेती करता हूँ। तो अच्छा भाव मिल जाता है? कि हाँ जी मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य बोला जो मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब आप अदरक बेचने जाते हो तो आपकी खेती के साथ साथ कोई खेत को तो नहीं खरीद लेता। तो मुझे लगा इतने बड़े पद पर इस तरह का तंज कसना, और सांसद होते हुए हम संसद के अंदर इस तरह से खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, व्यंग मारना और ताने मारना, आपको नहीं लगता कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या शिक्षा देंगे जब हम खुद ही इस तरह से बोलेंगे? नहीं, इस प्रकार का व्यंग कसना बहुत ही अनुचित है। केवल इस बात के द्वारा यदि कोई संदेश देना चाहता है, ये बिल्कुल अनुचित है। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री से संबद्ध ये बात आपने कही है या किसी और से संबद्ध की है या किसी की बनावटी बात है, मुझे ये नहीं पता। किंतु यदि कोई ऐसा कहता है तो ये व्यंग बिल्कुल सर्वथा अनुचित। इसी तरह इस से प्रकार के व्यंग नहीं कसे जाते। इसी तरह से मुझे तो हर चीज़ में ही भावना नज़र आती है। जैसे किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर 200 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, और हमारा सत्ता पक्ष का जो पार्टियां हैं वो न कभी इस बारे में बात करती हैं, न संसद में कोई श्रद्धांजलि की बात। और अब 75 दिन में जाके हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो स्वयं 70 साल के हैं, उन्होंने मात्र इतना कहा है कि बुजुर्गों को घर भेज दीजिए। तो क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर गई हैं कि हम कोई शहीद ना कहो आप, शहादत भी ना कहो आप, वो दिवंगत तो हुए ही हैं,
उनको कम से कम ये तो कह सकते हैं कि उनके साथ हमारी सहानुभूति है और हम उनकी बात पर पूरा। ऐसी बात सरकार को बहुत शुरू में कह देनी चाहिए थी कि न तो बच्चे, न महिलाएं और न बुजुर्ग उसमें शामिल हो, क्योंकि वो सबसे पहले शिकार होते हैं मौसम का, शिकार होते हैं किसी भी स्थिति का, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं पे असर आएगा, छोटे बच्चों पे आएगा या बुजुर्गों पे ये आएगा। बात सरकार को बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, यदि नहीं कही तो गलत है, कह देना चाहिए था। और बाद में कहने से इतना लाभ नहीं होता जितना कि पहले ही कह देना चाहिए था। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि नहीं कहा तो उनको कहना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके और आपसे मिलके मुझे हर बार ही अच्छा लगता है और आज भी लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मानव में संवेदनाएं बनी रहें, उसकी भावनाएं जागृत रहें और सबके प्रति वो संवेदनशील रहे, ऐसा करने के लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किया जाना चाहिए? हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह से ये भावनाएं पैदा करें, किस तरह से उनको हम एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा। हमें बच्चों को में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। संस्कारों का संस्कार के अतिरिक्त हमें जागृत करना चाहिए वास्तविकताओं से। एक भावुकता में बच्चे न आए, इसके लिए विशेष उनको शिक्षा दी जाए। कई आदमी, खासतौर पर राजनीतिक लोग, भावुक करके अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष कोई भी है। बहुत से आदमी विपक्ष के इस प्रकार की बातें कह करके बिना सोचे समझे भावुक कर देते हैं। इसी प्रकार से सत्तासीन लोग भी भावुक कर देते हैं। और हमें सुनने वालों को ये देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। हमें गहराई से सोचना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर हमसे ये अपेक्षा की जा रही है। उसके बिना हमें न भावुक होना चाहिए और न भावुक करने वालों का शिकार होना चाहिए। सर, आपका बहुत